हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अर्थ हुआ 1850 के बाद। भारत में जो राष्ट्रवाद है वो 1850 ईस्वी के बाद दिखाई पड़ता है और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया था और अंततः हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। राष्ट्रवाद भारत में 1850 के बाद देखने को मिलता है और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसी के नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और इस राष्ट्रवाद के कारण हमें 15 अगस्त 1947 को एक नया देश भारत देखने को मिला। देश तो पुराना था, ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिला। आखिर ये ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बात क्यों सोची जाने लगी? ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बात क्यों सोची जाने लगी? ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बात क्यों सोची जाने लगी? तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हो रहा था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हो रहा था और इस राष्ट्रीय की चेतना के संचार के साथ जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो है एक राष्ट्रीय विरोध की भावना का जन्म हुआ और ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ना पड़ा। देखिए, राष्ट्रवाद कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद जो है एक प्रोसेस है। यह नहीं है कि यह एक आ गया है। राष्ट्र जो एक भावना है, व्यक्ति के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ते हैं। बात को समझिएगा, यह व्यक्ति के समूह को, राष्ट्र जो है व्यक्ति के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है। राष्ट्र एक भावना है जो व्यक्ति के समूह को जो है आत्मिक रूप से जोड़ती है। जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बन जाता है तो राष्ट्रीयता का जन्म लेता है। राष्ट्र जब व्यक्ति की पहचान बन जाता है तो राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मतलब कहने का कि राष्ट्रीयता अब एक विचारधारा बन जाती है जब वो व्यक्ति की पहचान बन जाता है और यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। और राष्ट्रवाद का जब उदय होता है तो व्यक्ति जो है राष्ट्र जो है स्वतंत्र होने की बात शुरू करता है और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत में जो राष्ट्रवाद है वो अनुक्रिया, इसका प्रेरणा जो है अनुक्रिया पर आधारित है। अनुक्रिया का अर्थ है कि यह रिस्पॉन्स दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन अपना विस्तार करता चला गया, यह ब्रिटिश शासन के रिस्पॉन्स में उसके औपनिवेशिक चरित्र के विरोध में भारत में राष्ट्रवाद भी जो है दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया। भारत में जो राष्ट्रवाद है
वो ब्रिटिश सरकार की जैसे जैसे पकड़ मजबूत होती चली गई, राष्ट्रवाद भी जो है प्रखर रूप से उसको उस जंजीर को कमजोर करने में लग गया। तो यही है। और राष्ट्रवाद के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वह यह है। राष्ट्र में एक चीज होता है, व्यक्ति राष्ट्र से इसलिए जुड़ता है, या तो भाषा के आधार पर जुड़ता है, या धर्म के आधार पर जुड़ता है, या नस्ल के आधार पर जुड़ता है। तो व्यक्ति आत्मिक रूप से तभी जुड़ता है। तो यह यूरोप में घटित हुई थी, फिर भारत में यह देखने को मिलता है। अब है कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, सॉरी उसकी उत्पत्ति के कितने कारण थे। तो पहला जो देखते हैं, विदेशी आधिपत्य से मुक्ति। विदेशी आधिपत्य, विदेशी आधिपत्य कहने का अर्थ है मेरा यहां पर कि जो ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश शासन का हित और भारतीय वर्ग का हित जो है वो आपस में टकरा रहा था। अब भारतीय वर्ग जैसे किसान है, किसान को लगान बहुत देना पड़ता था, लगान नहीं देते तो साहूकार के पास जाते थे या जमींदार के पास जाते थे। अब ये किसान नहीं देते थे तो उपद्रव करते थे। कानून व्यवस्था के नाम पर क्या ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि इन किसानों को दबा दिया जाए, किसान विद्रोह को दबा दिया जाता था। पुलिस का सहारा लेके, न्याय का सहारा लेके, और पुलिस और न्याय जो है साहूकार और जमींदार का समर्थन करते थे और किसान का जो है विरोध करते थे। किसान इधर थे। उसके बाद जो है दस्तकार वर्ग हुआ या शिल्पी वर्ग हुआ। दस्तकार वर्ग और शिल्पी वर्ग जो है ये इसलिए गुस्साए रहते थे कि इन्हें ब्रिटिश से जो सामान था उनकी प्रतिस्पर्धा में इनको जो है धीरे धीरे हटाया जाने लगा। तो ये भी कारण था एक बहुत बड़ा। दस्तकार वर्ग, शिल्पी वर्ग। भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बेरोजगारी जो तेजी से बढ़ रही थी तो यह माना जा रहा था कि बेरोजगारी तभी दूर होगी जब भारत में जो है औद्योगिकरण किया जाएगा। और औद्योगिकरण जो है ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी, यह कोई स्वदेशी सरकार ही कर सकती है। तो इन कारणों से उसके बाद जो अगर सीमित औद्योगिकरण हुआ भी भारत में तो उससे क्या हुआ कि कल कारखाने स्थापित हुए और मजदूर जो है उसमें काम करने लगे। मजदूर जब काम करने लगे तो ये ट्रेड यूनियन का स्थापना किया। ट्रेड यूनियन का स्थापना किए, हड़ताल करते थे, प्रदर्शन करते थे अपनी स्थिति में सुधार के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, इनको दबा देती थी। ब्रिटिश सरकार इनको दबा देती थी। ब्रिटिश सरकार जो है ना भारत के पॉलिटिकल विकास में बाधा बन रही थी, सामाजिक विकास में बाधा बन रही थी, आर्थिक विकास में बाधा बन रही थी, सांस्कृतिक विकास में बाधा बन रही थी, सारे विकास में बाधा बन रही थी। भारतीय पूंजीपति वर्ग भी जो था वो एक तरह से प्रताड़ित हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति के साथ साथ इसको असमान प्रतियोगिता का जो है सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर साम्राज्य वरीयता का सिद्धांत जो है लागू किया जा रहा था और भारतीय पूंजीपति को जो है जो सपोर्ट चाहिए था शिशु अवस्था में, वो सपोर्ट ब्रिटिश सरकार नहीं कर रही थी। और साम्राज्य वरीयता का सिद्धांत लागू करके जो है ब्रिटिश उद्योगपति को ब्रिटिश सरकार भारत में पहुंचा रही थी। तो इन सब कारणों से विदेशी शासन के प्रति जो है ये काफी जो है भारत के हर वर्ग में एक तरह से आक्रोश आ गया था। यह है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा ब्रिटिश ने लाया तो भारत में देखा गया कि आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ। आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ। बाद में जो है भारत में आंग्ल शिक्षा दिया गया और शिक्षित वर्ग में मानसिक गुलामी को पैदा किया गया। लेकिन यह शिक्षित वर्ग कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के नेतृत्व भी दिया और संगठित भी किया। राष्ट्रवाद को नेतृत्व भी किया और संगठित भी किया। बेंथम और मीर के उदारवादी विचारों से प्रभावित हुए
और शिक्षित भारतीयों ने जो है अपने लोकतांत्रिक मांगों को जो है काफी तेजी से उसको डिमांड किया कि हमें भी जो है जिस तरीके से यूरोप में मानव अधिकार की बात हो रही है वो भारत में भी मिले। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों ने ही इसको जो है डेवलप किया था। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। तीसरा कारण है प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उसमें भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो स्वावलंबी थी, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया। इससे जो भारतीय की अर्थव्यवस्था थी ग्रामीण स्वावलंबी थी वह टूट गई। इसका एक फायदा भी हुआ कि बाजार का जो है आर्थिक एकीकरण हो गया, बाजार का आर्थिक एकीकरण हो गया, अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया। अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था ने कहीं ना कहीं अखिल भारतीय चेतना को पैदा करने में भी मदद किया। इसी समय अगर आप देखें डाक, तार, रेलवे ये सभी आया और इस सभी ने प्रशासनिक एक संचार आया, इस सभी ने जो है प्रशासनिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। इससे जो है नेताओं को काफी फायदा हुआ अपने विचारों को फैलाने में, डाक, तार, रेलवे का फायदा अपने विचार को फैलाने में फायदा। तो ये प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण ने, और जो है अब भारत में एक भाषा का प्रयोग होने लगा या एक डाक का प्रयोग होने लगा, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सभी जो है पूरे भारत में एक था। तो न्यायिक एक प्रशासनिक एकीकरण ने जो है भारत को कहीं ना कहीं एक राष्ट्र बनने में मदद किया। तो ये भी है। गौरवमय अतीत पर बल। जब ब्रिटिश भारत में शासन किए तो अपनी शासन की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने भारतीय प्राचीन इतिहास को खंगालना शुरू किया और प्राचीन भारतीय इतिहास को खंगालने के क्रम में वह जो है अतीत जो है जिस तरीके से ब्रिटिश बता चढ़ा कर ब्रिटिश बता रहे थे वो असल में दिखाई नहीं दे रहा था। तो अतीत का जो है भारतीय लोगों ने अतीत का खंडन जो मंडन करना शुरू किया और लोगों को ज्ञान हुआ कि हमारा अतीत जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त जैसे राजाओं से ओतप्रोत है। तो कहीं ना कहीं गौरवमय, और इसमें कहीं ना कहीं विदेशी इतिहासकारों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैक्स मुलर ने भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, उसके बाद आपको बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, हितोपदेश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। तो बहुत सारे साहित्य का, प्राचीन साहित्य का जो है अनुवाद हुआ, लोगों को ज्ञान हुआ कि हमारा अतीत इतना डेवलप था। तो ये सबसे भी हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक से बढ़कर एक नेता हुए। राजा राम मोहन राय हुए, विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। इन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज के जो है को बताया कि वो काफ़ी डेवलप था और पाश्चात्य का हम लोगों को अनुकरण नहीं करना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का। तो कहीं ना कहीं लोगों का काफ़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक असमानता की बात उठाया। कहीं ना कहीं इन लोगों ने, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकर्ताओं ने भारत को जो है एक राष्ट्र का बोध कराया। उसके बाद है प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस जो था राष्ट्रवाद का दर्पण था। समाचार पत्र जो था जैसे अमृत बाजार पत्रिका हुआ, उसके बाद आपको मराठा हुआ, केसरी हुआ, ये बहुत सारे समाचार पत्र थे।
और इस समाचार पत्र को चलाने वाले लोग जो थे वह एक से एक बुद्धिजीवी थे, जैसे लाला लाजपत राय हुए, बिपिन पाल हुए, सभी थे, बाल गंगाधर तिलक हुए, सभी एक से एक बढ़कर जो है इन लोगों ने आम जनता में राष्ट्रवादी विचार को फैलाया, स्वशासन को फैलाया, औद्योगिक विचारधारा को फैलाया, समाजवाद से लोगों को अवगत कराया, उदारवाद से अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं इस सबसे भारतीय जनता पर एक बहुत बड़ा इसका समाचार पत्र का प्रभाव पड़ा, और समाचार पत्रों ने जो है भारतीय जनता में एक राष्ट्रवाद के विचार का एक बहुत बड़ा वाहक बन गया। तो प्रेस और समाचार पत्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद है आपका कर्जन की भूमिका। एक वायसराय था कर्जन, और इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जो राष्ट्रवाद जो था वो जो है अब उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया। कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन कर दिया तो उसके पहले राष्ट्रवाद था भारत में, सुषुप्त राष्ट्रवाद था, वो उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया। कर्जन ने जो है अति निरंकुशता की नीति का पालन किया, अति केंद्रीकरण की नीति का पालन किया। कर्जन के लिटन जो है भी ऐसा ही एक वायसराय था। इस समय एक इंपॉर्टेंट घटना हुआ, रिपन एक वायसराय भारत में वायसराय बनकर आया था। जब रिपन भारत में वायसराय बनकर आया था तो रिपन के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य पीसी अल्बर्ट, ये विधि सदस्य थे। तो भारत में 1861 ईस्वी में एक समान फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था, और उसके पहले प्रेसिडेंसी टाउन में जो था वो ब्रिटिश कानून चलता था, और ग्रामीण क्षेत्र में मुगल कानून चलता था। लेकिन अब आ गया एक समान फौजदारी कानून आ गया सारे भारत में, जहां जहां ब्रिटिश राज थे एक ही समान फौजदारी कानून लागू हो गया। तो यहां नियम यह था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन है वहां पर भारतीय जज भी हो सकते हैं नियुक्त, और वो जो है भारतीय मुकदमा भी सुन सकते हैं, यूरोपियों का भी मुकदमा सुन सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यूरोपीय का मुकदमा सिर्फ यूरोपीय सुनेंगे। तो पीसी इल्बर्ट ने इसको जातिगत आधार पर न्यायिक समानता लाने की कोशिश किया, और उन्होंने कहा कि पीसी इल्बर्ट ने इल्बर्ट बिल लाया रिपन के समय में, वायसराय के रिपन के समय में, कि नहीं जो है भारतीय जज भी यूरोपीय मामलों को सुन सकते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो बगान के जो यूरोपीय मालिक थे उन्होंने विरोध किया, क्योंकि बगान अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होते थे, और ये लोग शोषण तो जरूर करते थे और थोड़ा मोड़ा हर्जाना देके ये बच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है भारतीय जज इन बातों को सुनेंगे। काफी जो है हंगामा हो गया, रिपन की बहुत आलोचना हुई, लंदन में प्रतिरक्षण संघ बनाया गया, चंदा इकट्ठा किया गया, अंतिम में वायसराय रिपन को वापस लेना पड़ा, जो है इल्बर्ट बिल विवाद इल्बर्ट, और बाद में जो है एक संशोधन कानून लाया गया। संशोधन कानून में यह हुआ कि कोई भी मामला अगर सेशन जज के पास जाता है और वह यूरोपीय उसमें अभियुक्त है तो 12 उसमें ज्यूरी होगा, 12 ज्यूरी में 7 जो है वो अमेरिकन और यूरोपीय जज होंगे, और 5 जो है वो भारतीय होंगे जज। पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यूरी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वह जो मामला है ग्रामीण क्षेत्र में यूरोपीय मामला, अभियुक्त का मामला, वो डायरेक्ट उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस नस्लीय श्रेष्ठता के कारण भारतीयों में हीन भावना आई, और यह जो है राष्ट्रवाद के विकास में एक बहुत बड़ा जो है कारण बन गया। इस समय कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना भी हुई
जो भारत में राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन दिया और ब्रिटिश अजयता के सिद्धांत का खंडन हुआ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना में बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह 1899-1900 में हुआ था, चीन में हुआ था और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ हुआ था। इस रूस और जापान के बीच 1905 में युद्ध हुआ और जापान ने रूस को हरा दिया। तो एक बौने राष्ट्र ने जब एक दैत्य को हरा दिया तो भारतीयों में भी जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने की भावना जागी। इटली जो है को इथोपिया या अबिसिनिया ने हरा दिया। इथोपिया या अबिसिनिया, अबिसिनिया इसका पुराना नाम था और आजकल जो है इथोपिया नाम है। इथोपिया एक अफ्रीकी कंट्री है। तो इथोपिया जैसे एक राष्ट्र ने इटली जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को हरा दिया। इसी समय इटली का एकीकरण हुआ और यंग इटली नामक एक संस्था बनी। इसी यंग इटली से भारत में भी यंग इंडिया नामक एक संस्था बनने लगी जो है राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहन का काम करता था। अमेरिकी क्रांति का भी काफी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का, उदारवाद, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब जो है काफी इसका प्रभाव पड़ा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, इसका जो है एक भारत में राष्ट्रवाद के फैलाव में बहुत बड़ा योगदान है। लिटन ने भी जब अकाल आया था तो दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया था। तो इस बहुत सारे कारण थे। तो कुछ तात्कालिक कारण ने भी भारत में राष्ट्रवाद को काफी तेजी से फैलाया। जैसे दक्षिण भारत में भयंकर अकाल आया था, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव कि लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया था 1877 में। शस्त्र अधिनियम लाया था लिटन ने 1878 में। लिटन ने सिविल सेवा में जो है भारतीयों के लिए प्रवेश की आयु को घटा के 19 साल कर दिया। तो ये सब एक तात्कालिक कारण थे और इन तात्कालिक कारणों ने जो है भारत में राष्ट्रवाद को के उदय में मदद पहुंचाई। इन सभी सम्मिलित कारणों से भारत में राष्ट्रवाद फैला और जब भारत में एक बार राष्ट्रवाद की अनगुंज सुनाई पड़ने लगी तो वो क्रमशः जो है भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में। लेकिन वो राष्ट्रवाद अभी थमा नहीं है। भारत में जो भारत की राष्ट्रवाद की जो मूल परिभाषा है कि भारत की जनता को आत्मिक रूप से जोड़ना, तो 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का जो राष्ट्रवाद था वो राजनीतिक रूप से जुड़ा, आत्मिक रूप से नहीं जुड़ा। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2014 के बाद एक जो सिचुएशन बन रहा है राष्ट्रवाद का, वो आत्मिक रूप से जुड़ रहा है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे फ्रांस में राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में जो राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, क्या यूरोप के कंट्रीज में मिलता है, वह राष्ट्रवाद अब भारत में बहुत तेजी से आ रहा है। जैसे फ्रांस में है जो धर्मनिरपेक्षता की मूल्यों, राष्ट्रवाद के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की मूल्यों की स्थापना की गई है, अब वो सब भारत में धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है। तो सही अर्थों में जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो 2014 के बाद दिखाई पड़ रही है, जब भारतीय जनता आत्मिक रूप से जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रही है और वह उन सारे मुद्दों पर अब जो है सरकार से क्वेश्चन करती है कि आखिर यह सब आज तक क्यों नहीं हुआ। जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना या 3 तलाक का मुद्दा होना, तो ये सब कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अब भारत का जो राष्ट्रवाद है वो आत्मिक रूप, जो राष्ट्र की मूल परिभाषा है आत्मिक रूप से एक दूसरे को जोड़ना, वहां तक पहुंच गई है। खैर ये मेरा डिस्कशन का बिंदु नहीं है और मैं इससे बचना भी चाहूँगा, क्योंकि मेरा यह जो मंच है सिविल सेवा की तैयारी कराता है। लेकिन आप इस सब आयामों को भी ध्यान में रखें, निबंध में काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में